आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका आर्ट्स में ज्योग्राफी है, तो उनको घबराना बिल्कुल नहीं है। उन सभी भूगोल के विद्यार्थियों के लिए टॉप ऐसे 10 क्वेश्चन का हम आपके सामने सीरीज लेकर के आए हैं कि जो कि वीवीआई प्रश्नों का सीरीज है। ऐसे प्रश्न हैं कि जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक की बात है और बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा सर। तो ये आपका टॉप 10 सीरीज का रहा हमारा तीसरा सीरीज, यानी 20 क्वेश्चन आपको 2 सीरीज में करा दी है और इस तीसरे सीरीज को अगर आप देखते हैं तो ये वीवीआई प्रश्नों का आप 30 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाओगे। जैसे 5 सीरीज आपको हम 12th हिस्ट्री में करा दिए। अब ये एक प्रश्न आता है कि सर हम आपके सीरीज में क्यों जुड़े। एक बात आपको बता दें कि सीरीज तो फ्री है, यूट्यूब पे कोई इसके लिए कोई पैसा लग नहीं रहा है। सीरीज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीरीज में जुड़ेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा कि सर हम तो अब बहुत सारे प्रश्न जो है वो डील कर देते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनेंगे। एक बात और की दिलासा दिलाना चाहें कि ये इसमें आपको जो टॉप 10 क्वेश्चन का हम सीरीज करा रहे हैं, इसमें मेन मोटिव ये नहीं होता है कि बस आपको फंसा के रखना है, नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना। और दूसरी बात है कि जो ऑल टू ऑल चैप्टर से आप कहीं भी पढ़े होंगे, ऑफलाइन पढ़े हुए, ऑनलाइन पढ़े होंगे, आप आधे बुक में है लटके हुए, ये पूरा बुक खत्म कर दिए, ये दोनों बुक खत्म कर दिए ज्योग्राफी के, ये तीनों बुक खत्म कर दिए हिस्ट्री के, तो कुछ चीजें क्या होते हैं ना कि समय बीत जाता है तो हम उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ हम जो सीरीज लेकर के आते हैं वो ऑल चैप्टर से, यानी कुछ पहले के चैप्टर से है तो कुछ अंत के चैप्टर से तो कुछ बीच के चैप्टर से वीवीआई। वैसे क्या होगा ना कि सब पे थोड़ी थोड़ी हम डिस्क्रिप्शन टाइप के यहाँ समझाते भी हैं और आप कहीं से भी समझ करके आए होंगे। हमारी कोशिश ये रहती है तो थोड़ा सा आपको अच्छा उन्नत तरीके से समझाया जाए, ठीक है, आराम से कैच कर पाएंगे तो चीज़ें जो भूल रहे होंगे उसको रिलेट कर पाएंगे और जिस तरीके में आप कुछ अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए होंगे शायद मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लग जाए। तो चलिए बकवास न करते हुए आज के वीडियो सीरीज को अब करते हैं हम सर स्टार्ट। और पहले वीडियो सीरीज में आपके सामने प्रश्न है आपका, याद रखेंगे, ये ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि आराम से आपको दिख पाए। अब ये रहा स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा हो गया, आपको आराम से दिख पा रहा होगा। पहले प्रश्न आपके सामने ज्योग्राफी का है, प्रश्न को आराम से देखेंगे। प्रश्न है आपका कि झीलों एवं तालाबों के चारों ओर विकसित बस्ती का प्रतिरूप कैसा होता है। आपको बताना है कि झील और तालाब के चारों ओर जो एक बस्तियां जो डेवलप होती है वो उसका प्रतिरूप कैसा हो सकता है, कैसा लगेगा दिखने में, आयताकार लगेगा या फिर वृत्ताकार दिखता है, फिर ये टी आकार के दिखता है या फिर रेखीय आकार के दिखता है, ये आपको बताना है। तब तक आप अपना ए भी लिखेंगे। पहले आपसे सीरीज से जुड़े हैं तो जानकारी आपको मिला होगा, ठीक है, कि आप एक तरफ आप अपना लिखेंगे कि ए होगा या बी होगा और एक तरफ कहीं बाद में पेज में हमारा लिखिएगा कि हम ए करवाएं या बी करवाएं। इससे क्या होता है कि लास्ट में आप हमें बता सकते हैं कि कितना में कितना जो है सही होता है, ठीक है। आपका स्कोर बताइएगा तो थोड़ा सा हमें भी लगे कि ज़्यादा सीरीज चलाने से अगर आपका स्कोर धीरे धीरे उठ रहा है तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू किए रहेंगे, ठीक है। चलिए अब ये बढ़िया सुनेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बोल दे कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर 12th में ही पढ़ रहे हैं लेकिन यूपीएससी जिनका गोल है, तो एक बात आपको हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन लिए हैं हम, ये 12th एनसीईआरटी बुक के, याद रखेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव बस्ती। तो मानव बस्ती जो आपका एक चैप्टर है वहां से ये प्रश्न लिया गया है। ऐसे तो 12th क्लास में 2 बुक है और दोनों बुक मिला दे तो 21-22 लेसन जो है वो लगभग आपके हो जाते हैं। उसमें से अब क्या 2200 चैप्टर को आपको कंप्लीट करके जाना है? ऐसे ऐसे तो बहुत सारे बुक है, सभी कंप्लीट करके जाएंगे? नहीं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी चैप्टर को आप आराम से पढ़ेंगे गहराई से। 12th में है तो सबको आपको देखना है, और अगर 12th में ना है, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना है, ये हम आपको कभी बताएंगे कौन कौन चैप्टर। लेकिन एक बात आपको तय कर दे कि ह्यूमन सेटलमेंट से आपको हमेशा यूपीएससी मॉडल में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए ह्यूमन सेटलमेंट को आप बढ़िया से पढ़ें, डीप पढ़ें। मानव बस्ती, मानव कहाँ बस रहा है, मानव किस जगह पे कम बस सकता है, ज़्यादा बस सकता है, उसके बसावट के पीछे का रीजन क्या है,
और सबसे खास बात बता दें एनसीईआरटी के कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपका जो सोच है ना वो बैलेंस कर देता है। जैसे अगर आप नगर के बारे में पढ़ रहे हैं तो नगर के बारे में हम आपको बता दें कि अगर नगरीकरण की आप समस्या पढ़ रहे हैं कि क्या भाई, तो नगरीकरण के काफ़ी समस्या है, नगर में भी क्या क्या समस्या है, तो ऐसे नगर के बारे में आपके अंदर में निगेटिव थॉट जनरेट होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे निगेटिव थॉट जनरेट करा के आपको एनसीईआरटी छोड़ती नहीं है, तुरंत नगर की विशेषता को भी आपको बताती है कि नगरों में क्या क्या बढ़िया सुविधा है। तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों पक्ष लेकर के चलते हैं, ये आपके लिए बहुत मैटर करेगा। चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए प्रश्न पर भी ध्यान से देखेंगे। झीलों एवं तालाबों के चारों ओर जो विकसित बस्ती होते हैं ये बड़ा ही इजी होता है। आप पढ़े होंगे कि ये मान लेते हैं कोई तालाब हो या फिर कोई झील हो, तो यहाँ पे क्या है कि इसके जो चारों ओर जो बस्तियां बसेगी वो कैसा होगा, तो चारों ओर आप इस तरह से डब्बे टाइप का आकार बनाएंगे। मान लेते हैं ये बस्ती है, तो ये सिंपल बात है कि तालाब झील वृत्ताकार होता है, तो बस्तियों को अगर ऊपर से अगर हम पूरा देखेंगे तो ये आपको दिखेगा वृत्ताकार। तो झीलों तालाबों के चारों ओर जो बस्तियां होते हैं वो वृत्ताकार होता है। अगर मान लेते हैं ये कोई रेलवे है, ऐसे रेल की पटरियां गुजर रही है, जिससे आराम से आपको बता दे दिक्कत ना हो जाए, तो ये मान लेते हैं कि ये कोई रेलवे ट्रैक है और इधर लोग क्या है ना कि रेलवे के किनारे किनारे लोग अपना मकान बना कर करके ऐसे रह रहे हैं, और पीछे मकान नहीं बना सकते क्योंकि पीछे के इधर भी अगर देखें तो इधर जो है वो सड़क गुजर रही है। मान लेते हैं कि इधर क्या है तो सड़क है, तो बैक में ज़्यादा बस्ती का विस्तार नहीं कर सकते हैं, और आगे में तो ये तो देख रहे हैं सर ये रेलवे वाला है, तो ये जो बस्तियां विस्तार होगी तो ये हमेशा ऐसे विस्तार होगी, तो इस बस्ती को कहते हैं रैखिक बस्ती। याद रखेंगे ये किस तरह के बस्तियां हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका रैखिक बस्तियां। ठीक है, तो सड़कें रेलों के किनारे जो बस्तियां होते हैं वो रैखिक आकार के, और जो तालाब के किनारे हो जाए आपका, और जो आपका झीलों के किनारे हो जाए उसको कहते हैं वृत्ताकार। एकदम आराम है, इजी है, आप आराम से बनाए होंगे। अब एनसीईआरटी के बड़ा गड़ा टाइप का प्रश्न आता है, डीप प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न बच्चे गलत करके आते हैं। पूछो कैसे, तो अधिकांश टीचर जो है ना वो गाइड पे डिपेंड है, और अधिकांश टीचर गाइड पे डिपेंड है, और गाइड में अक्सर इस सवाल जो है वो गलत आता है। ध्यान से सुनेंगे। और जो टीचर एनसीईआरटी पढ़ाते हैं अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद इतने ज़्यादा कोर्स नहीं पढ़ा रखे हैं कि क्या पढ़ा दिए पहले हमको याद भी नहीं है, हमेशा पढ़ाते हैं, हमेशा उस पर रिवीजन करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में क्लास रहता है तो उनको याद रहता है, वही टीचर आपको ये चीज़ें सही करा सकते हैं। चलिए प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं कि आप सही कर पाते हैं कि नहीं। नम बिंदु बस्ती जो है वो किस प्रकार किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं, आपको बताना है कि नम बिंदु बस्ती जो है वो किस क्षेत्र की विशेषताएं है। सबसे पहले तो आपको ये सवाल ही आ रहा होगा कि सर नम बिंदु बस्ती क्या है। अगर जो पढ़ रखे हैं वो कैसे पढ़े, आपका अपना जवाब दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा है मैदानी क्षेत्र, तीसरा बर्फीली क्षेत्र, और चौथा है आपका पठारी क्षेत्र। नम बिंदु बस्ती जो है वो किस क्षेत्र की विशेषताएं है ये आपको बताना है। अब देखिए, अब हम जो बता रहे हैं आप ध्यान से सुनेंगे। नम बिंदु का मतलब होता है कि मानव हमेशा बसना चाहता है जहाँ पे जल का एक अच्छा खासा स्रोत, या फिर ज़्यादातर नदी के किनारे। आप जितने सिविलाइजेशन देख लीजिए, पुरानी से पुरानी सभ्यता उठा करके देख लीजिए, किसी भी देश की सभ्यता हो वो मानव कहाँ बसा है, तो नदी के किनारे। ठीक है, कोई भी आप देख लीजिए, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता आप देख सकते हैं, दजला फरात नदी के पास में आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी के कई क्षेत्र देख लीजिए, कई कोई ना कोई नदी के किनारे, कोई रावी नदी के किनारे, कोई समझ रहे बात ना। चलिए, तो ये ध्यान से सुनेंगे। आज भी भारत के बड़े नगरों को देख लीजिए जिसका डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है, वो अक्सर आपको दिखेगा नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे, व्यापारिक वाले भाग। जैसे आप दिल्ली देख लीजिए यमुना नदी के किनारे, कोलकाता देख लीजिए आप हुगली नदी के किनारे, आप बिहार का पटना देख लीजिए गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद देख लीजिए आप, समझ बात, तो ये नदियों के किनारे। अब जो नदी के किनारे लोग बसते हैं जहाँ पे पानी उन्हीं का अच्छा स्रोत होता है, तो उन्हीं बस्ती को हम कहते हैं नम बिंदु। कई लोग ये नहीं समझिए कि नम मतलब नमी कम रहेगा, तो नमी कम रहेगा तो मरुस्थलीय। अब देखो गाइड में ना मरुस्थलीय ही दे रखा है, कई गाइड को हम यहाँ पे देखे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे पब्लिकेशन वाले, पब्लिकेशन का नाम ना लेना चाहेंगे हम, तो वो मरुस्थलीय दे रखे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और बच्चे यही याद करके चल जाते हैं और एग्जाम में बना करके आते हैं। वो अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि हम बनाए हैं, सही बनाए हैं, आज जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि नंबर कट गया। वो बच्चे दोष देते हैं कि बोर्ड वाले नंबर काट लिए, ऐसी कोई बातें नहीं होते हैं। ठीक है, सारे कुछ ऑब्जेक्टिव में कंप्यूटराइज होते हैं, गलत करके आओगे तो गलत, सही करके आओगे तो सही। अब ध्यान सुनेंगे,
तो ये होता है आपका मैदानी क्षेत्र। सही जो जवाब है वो आपका सेकंड का बी ऑप्शन सही है, मैदानी क्षेत्र। चलिए फटाफट से थोड़ा सा फास्ट हम लोग करेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो दूसरा कि आप लिख लीजिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब है आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये आपका बंदरगाह से लिया गया, बंदरगाह यानी परिवहन से लिया गया सवाल है। परिवहन से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, परिवहन बहुत लंबा आपका टॉपिक से है। अब है कि संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए। जो महान पतन है, बड़े जो बंदरगाह है, वो किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है भाई? नौसेना पतन के रूप में, या फिर विस्तृत पतन, या फिर तेल पतन, या फिर औद्योगिक पतन। ये सारे पतन के बारे में एनसीईआरटी में आपको जानकारी दे रखे हैं कि कौन पतन में, औद्योगिक पतन किसको कहते हैं, तेल पतन क्या है, विस्तृत पतन क्या है, नौसेना पतन क्या है, ये सारा कुछ जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, नौसेना पतन। अब यहाँ पे याद रखेंगे महान पतन की बात है तो आपको बुक्स में दे रखे हैं, आप वहां पे आप पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर भूल गए होंगे तो याद रखेंगे कि विस्तृत पतन जो होते हैं, सारे महान पतन जो होते हैं वो कौन पतन के अंतर्गत आते हैं? तो विस्तृत पतन, उन्हें ही विस्तृत पतन कहते हैं। विस्तृत को महान, महान को विस्तृत, आप कनेक्ट करके याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है और ये तीसरा का रहा आपका बी ऑप्शन सही। अब बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न जो है वो है आपका, ये तो एकदम सुपरहिट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इनमें कौन पतन जो है वो नदी पर अवस्थित है? आप बंदरगाह का नाम बताइए इनमें से कि कौन ऐसे पतन यानी बंदरगाह है सीपोर्ट कि जो नदी पर स्थित है। बाकी पढ़ाने के क्रम में सब बताएंगे आपको कि पतन किसको कहते हैं, बंदरगाह किसको कहते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट वगैरह है। ठीक है, चलिए अभी ध्यान सुनेंगे। पहला है आपका हल्दिया, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है चेन्नई और चौथा है पारादीप। तो सही जवाब हो जाएगा, आप जानते होंगे कि कोलकाता जो है आप ऐसे देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि ये रहा हमारा इंडियन मैप, ठीक से तो पढ़ा नहीं सकता है लेकिन मान लेते हैं ये इंडियन मैप है। तो कोलकाता जो होता है एकदम कॉर्नर पर है यहाँ पे, और ये मान लेते हैं कि समुद्री वाला भाग हो जाता है, ऐसे समुद्री वाला, इधर बांग्लादेश भी हो जाता है। तो समुद्र से, पतली समुद्र से जो है इस तरह से जाते हैं और यहाँ से ये नदी से कोलकाता जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बंदरगाह जो है वो कहाँ है भाई? तो पश्चिम बंगाल में है, और ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता बंदरगाह, जो कि याद रखेंगे एक पतन है लेकिन अवस्थित किस पे है? तो नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा आपसे, इंपॉर्टेंट है। 4 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते 5वें नंबर प्रश्न पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको रिवीजन होगा और अच्छा हो जाएगा, आप बने रहेंगे, भागना नहीं है, स्किप करिएगा, बहुत चीज छूटेगा आपको। अब आपके सामने ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास से आपका है, वो बस्ती से पहले हम कराएं, ये विकास से प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? यूएनडीपी जो है वो मानव विकास सूचकांक, जिसको एचडीआई जो रिपोर्ट कहते हैं ना, वो प्रकाशित कब से कर रहा है? 1999 से कर रहा है, 1990 से कर रहा है, 1980 से कर रहा है, या फिर 1985 से कर रहा है? तो जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कि 1990 से कर रहा है। इसमें हम आपको पढ़ा रखे हैं कि कैसे भारतीय अर्थशास्त्री जिनका नाम अमर्त्य सेन है और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो है महबूब उल हक, वही कॉन्सेप्ट दिए, और भारतीय अर्थशास्त्री जो है अमर्त्य सेन, उनको यूएनओ में ले जाके वकालत किए, और वकालत के फाइनली यूएनओ डिसीजन पे खड़ा हुआ कि भाई पूरे कंपेयर किया जाए पूरे वर्ल्ड में कि मानव का डेवलपमेंट, और वो महबूब उल हक के आधार पे। ठीक है, तो वो सारे कुछ आप पढ़ेंगे समझ में आ पाएगा, यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 5वां का बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं हम 6ठे नंबर प्रश्न पे। ये आपको आराम से समझने वाला प्रश्न है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। अब बताना है कि उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो किससे किसको जोड़ता है। ऑप्शन 1 है जम्मू को तिरुवनंतपुरम से, दूसरा है बालामुरा को तिरुनेलवेली से, तिरुनेलवेली दक्षिण में भारत में पड़ता है, तमिलनाडु साइड, श्रीनगर को कन्याकुमारी, श्रीनगर को नागरकोइल से। आपको बताना है इनमें से कौन सही हो जाएगा। तो उत्तरी दक्षिणी गलियारा याद रखेंगे, आप ऐसे समझ जाएंगे, मैप बनाने में टाइम लग जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा की बात कर लेंगे तो ऊपर में जो होता है एकदम श्रीनगर से लेकर करके, और नीचे अगर बात कर ले तो भारत को एकदम दक्षिणी वाला जो भाग हो जाता है, तो ये मान लेते हैं, तो ये यहाँ पे देखेंगे कन्याकुमारी।
तो ये हो गया उत्तरी दक्षिणी गलियारा, इसी को बोलते हैं नॉर्थ, और नीचे है साउथ, नॉर्थ साउथ। गलियारा को अंग्रेजी में कॉरिडोर बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, तो ये आपका 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न है कि कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। बताना है कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन जो है वो किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन 1 आपके सामने दिया गया है महाराष्ट्र में, दूसरा ऑप्शन आपका है कि कर्नाटक में, तीसरा है राजस्थान में, और चौथा है ओडिशा में। आपको बताना है कोंकण रेलवे की बात कर ले तो ये कोंकण रेलवे जो है ये महाराष्ट्र के तटीय इलाका से लेकर करके 1 मिनट महाराष्ट्र के तटीय इलाका से लेकर के, और याद रखेंगे ये कर्नाटक में एक जगह इसको मंगलोर कहते हैं, और महाराष्ट्र में याद रखेंगे एक जगह इसको रोहा करते हैं। ये तटीय इलाका के किनारे किनारे कई दलदलीय वाले भागों को कई सुरंगों से होकर के जाते हैं। ठीक है, तो ये रोहा जो है वो आपका कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये याद रखेंगे मंगलोर की बात कर ले तो वो कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ पे जो सवाल है वो आपका मंगलोर से नहीं है, यहाँ पे जो सवाल है रोहा से है कि रोहा स्टेशन किस राज्य में है। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो हो जाएगा महाराष्ट्र। तो 7 के ए ऑप्शन है क्या आपका सही है। चलिए अब बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न, बस 2 से 3 प्रश्न और है, जल्दी जल्दी देखेंगे। और ये तो बड़ा इजी प्रश्न है, आप पहले आराम से बनाए होंगे कभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। आप ये बताइए कि तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण कौन है। क्या खेती है, या फिर बुनाई है, व्यापार है, या फिर आखेट है। तृतीय क्रियाकलाप को चूज करिए, फटाफट से बताएंगे। तो सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या, तो तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा व्यापार। इजी है इसीलिए डायरेक्ट बता दिए, चूंकि खेती प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है, आखेट ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है, पुरानी क्रियाकलाप है। बुनाई वगैरह ये सब जो है वो अगर हाथ वगैरह से होता है तो आपका ये आपका खास कर करके अगर कोई बुनाई उनाई का काम करे तो आपका द्वितीय क्रियाकलाप में भी आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी निर्माण विनिर्माण ये सारा कुछ द्वितीय क्रियाकलाप में। सही जवाब हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप का, ये हो गया आपका व्यापार। ठीक है, चलिए इजी है, कोई भारी नहीं। अब हम आगे बढ़े 9वां नंबर प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न भी समझने वाला है, ये भी आपका एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड है। चलिए, 2 नोड को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है। ध्यान सुनेंगे, 2 नोड को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है। क्या व्यापार कहलाती है, ये नोड सड़क कहलाती है, योजक या फिर योजक नोड। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये ध्यान सुनेंगे कि 2 नोड को जोड़ने वाले प्रश्न क्या है। सबसे पहले आपको शायद समझ में आ नहीं रहा होगा कि सर नोड क्या है, नोड ही नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी के बुक में दे रखे हैं, शायद आप फांकी मार दिए तो कोई दिक्कत नहीं, परिवहन में ही पढ़ना था। जैसे मान लेते हैं एक सड़क ऐसे आ रही है और ये सड़क आती है यहाँ पे, और एक सड़क इधर से आ रही है और ऐसे सड़क आ रही है। तो जब 2 सड़क आकर के आपस में जिस जगह पे मिलती है उसी को कहते हैं क्या भाई, तो उसी को कहते हैं नोड। बढ़िया सुनेंगे। अब क्या है, तो एक नोड यहाँ पे हो गया और एक नोड मान लेते हैं कि यहाँ पर भी कोई सड़क ऐसे एक सड़क आई और एक सड़क जो है वो ऐसे मान लेते हैं आ गई, तो एक यहाँ पे भी नोड हो गई और एक यहाँ पे भी नोड हो गई। ठीक है, चलिए, तो अगर एक ऐसा कि 2 नोड तो है, अब 2 नोड को मान लेते हैं कि कोई सड़क जो है वो जोड़ रही है, तो उसको क्या कहेंगे, ये मान लेते हैं एक नोड हो गई ये और एक नोड ये, इससे जोड़ दी, तो 2 नोड को जो जोड़ती है तो इसको हम कहते हैं भाई, इस सड़क को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं योजक। ये ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, तो योजक कहते हैं। तो सवाल यही है आपका कि 2 नोडों को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा योजक कहलाती है, यानी 9th का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 9th का सी ऑप्शन सही है। जो चाहते हैं कि सर हम एक साथ वीडियो नहीं देख पाते हैं, आगे पीछे बहुत ज़्यादा वीडियो डला जाएगा, तो उनके लिए ये पीडीएफ के रूप में दे सकते हैं। सारा कुछ आपको लास्ट में आंसर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 9 का सी है, आप आराम से देख सकते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और सही है ये गलत है। ठीक है, सारा कुछ एकदम होश आवास में। कई बार पीडीएफ को हम चेक कर लेते हैं अपने तरीके से, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, उसके बाद बनाते। तो आप ये पीडीएफ व्हाट्सएप से कनेक्ट हो करके
कुछ पैसे दे करके आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ अगर 51 रुपया दे देते हैं तो पूरे आपका VVI ऑब्जेक्टिव वगैरह, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा सीरीज में मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट वगैरह, वीडियो लेक्चर्स वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा 51 रुपया में। बाकी आप ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं, ऐप भी है, ऐप का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, घबराना नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा योजक। अब बढ़ते हैं आगे, एक प्रश्न लास्ट है, इसको भी देखते चलेंगे। 10वां प्रश्न है आपका 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बताएंगे फटाफट से कि 100% शहरी जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा होगा आपका? क्या जापान होगा, क्या आपका अमेरिका होगा, या चीन होगा, या फिर सिंगापुर? फटाफट से आप सोचेंगे, सही जवाब आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं। पहला जो है ये ध्यान रखेंगे, पहला नहीं बोला जा रहा है शहरी जनसंख्या वाला, अगर बात कर लेंगे 100% शहरी जनसंख्या वाला देश, तो ये आपका हो गया सिंगापुर। याद रखेंगे, तो डी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखेंगे डी ऑप्शन सही है। ये हम आपको 10 क्वेश्चन करा दिए और आप कमेंट में आप कैलकुलेट कर करके आप हमें बताएंगे कि 10 में से कितने प्रश्न जो है वो आप सही कर पाए, ठीक है, ताकि हम आपको आपके लिए सीरीज लेकर के आए। कोई अगर लगता है वैसे कि आपको सीरीज से बेनिफिट हो रहा है, बहुत सारे प्रश्न कुछ रिपीट आते हैं तो आराम से आप बना लेते हैं, पिछले सीरीज में किए थे अभी याद है, ये भूल गए थे और समझने के बाद चीज़ें याद भी हो गई और यहाँ पर भी अच्छे नंबर आप ला पाए। तो आपके लिए सीरीज़ हमेशा हम लाते रहेंगे। तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, लाइक कर दीजिए, पैसा वैसा तो लगता नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आगे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कुछ इसी तरह से अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, आपका दिन एकदम शुभ हो।